चलिए दोस्तों, आज काफ़ी शानदार शानदार सवाल देखेंगे। किसके देखेंगे? तो देखो, रोलिंग मोशन के हम सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसको? रोलिंग मोशन के सवालों को। तो देखो, रोलिंग मोशन बहुत आसान है, उसको ज़्यादा लेना नहीं है हमें। तो देखो, अ रिंग इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। एक रिंग जो है वो रोल कर रहा है, बिना स्लिप किए रोल कर रहा है, बिना स्लिप किए रोल कर रहा है। अब कैसे रोल कर रहा है, छोड़ो उसको। A ring is rolling without slipping. Its energy of translational is E. Its total kinetic energy will be, बताओ। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर 1+β, है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ई दी है, तो यहाँ पे ई लिखो, ई टाइम्स 1+β। बीटा की वहाँ पे 1 होती है, तो यहाँ पे 2e आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी 87 का 1 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सॉरी। चलो बात करते हैं अथिन हॉलो सिलेंड्रिकल, तो इसको हटा देते हैं ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा अब अथिन हॉलो सिलेंड्रिकल सिलेंडर ओपन एट द बोथ एंड्स, स्लाइड विदाउट रोटेटिंग। एक थिन हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, ठीक है, थिन हॉलो सिलेंडर है, वो ओपन है, ठीक है, ऑन बोथ इन दोनों खुला है, स्लाइड कर रहा है विदाउट रोटेटिंग, बिना रोटेटिंग, एंड देन रोल्स विदाउट स्लिपिंग। बिना रोटेट किए स्लाइड कर रहा है पहले, और फिर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग विथ सेम स्पीड। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इन द टू केसेस आर। सबसे पहले तो ये स्लाइड कर रहा है विदाउट रोटेटिंग, तो स्लाइड कर रहा है तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्या आ जा रहा है कि ये जो है देन रोल्स विदाउट काइनेटिक एनर्जी स्लाइड्स विदाउट रोटेटिंग एंड देन रोल्स विदाउट स्लिपिंग। अब ये हो जाएगा इसका स्लाइड विदाउट स्लिपिंग का। अब यहाँ पे रोल्स विदाउट स्लिपिंग का जो है वो हो जाएगा स्लाइड विदाउट रोटेटिंग का हाफ एम वी स्क्वायर होगा। वहीं विथ सेम स्पीड दे दिया, ठीक है। तो रोल्स विदाउट स्लिपिंग में हाफ एम बीटा एम वी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये बचेगा 1/β आएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। तो 1/β आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 कितना होता है हॉलो सिलेंडर का। तो हॉलो सिलेंडर का अगर तुम देखोगे तो बीटा की वैल्यू 1 आती है, सॉलिड की तो 1/2 होती है ना, तो ये 1 आ जाएगा, यानी 88 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। और सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, ठीक है, मान गया मैं, m मास का है और रेडियस r है। रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग। द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा β/1+β होता है, एकदम खड़े खड़ा इसको लगा सकते हैं। और बीटा की वैल्यू इसकी होती है 2/5 अपॉन में 2/5 प्लस ये तो 7/5 हो जाएगा। इसको मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 5 से 5 कट जाएगा, यह आ जाएगा 2/7। थर्ड ऑप्शन विल करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कहा जा रहा है हमसे कि अ डिस्क इज़ रोटेटिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक डिस्क को जो है रोटेट किया जा रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन पे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इंक्लाइंड प्लेन कुछ ये होता है, इस पे एक डिस्क है, ठीक है, और डिस्क बीटा पता है ना 1/2 होता है। तो इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप किए यानी रोल करते हुए आ रहा है। then what fraction of its total kinetic energy will be in the form of rotational kinetic energy। अब एक डिस्क है, कितना जो है फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल what fraction of its total kinetic energy will be of rotational kinetic energy। कुछ नहीं भाई, फिर से वही β/1+β लगाओ। बीटा जो होगा वो 1/2 अपॉन 3/2, 2 से 2 निकल लिया तो 1/3 आएगा, मेरे ख्याल से यही आना चाहिए, 1/3। यस, ये आ गया तुम्हारा। अब बात करते हैं अ व्हील और इज रोलिंग। एक व्हील जो है वो रोल कर रहा है अलॉन्ग द ग्राउंड, ठीक, विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट द एक्सट्रीमिस्ट
ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल टू, कुछ नहीं है, देखो फिर से एक बार उस सवाल को पढ़ोगे आ जाएगा। कह रहा है कि अ व्हील, एक व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है, अ व्हील इज़ रोटेटिंग रोलिंग अलॉन्ग अ ग्राउंड, जिसका स्पीड जो है v इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, v इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट एक्सट्रीमिएस्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे एक सबसे पहले व्हील बनाओ और इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर देखो, ये है एक्सट्रीमियस, इस पॉइंट पे जो इसका जो द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट द एक्सट्रीमिएस्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल्स टू, तो ये यहाँ पे जाता है ओमेगा आर, ये जाता है तुम्हारा v विच इज़ इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये तुम जानो कि ये कर रहा है रोल विदाउट स्लिपिंग, क्या कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, और लीनियर वेलोसिटी के बराबर ही होता है, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा 2 के बराबर, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो जाएगा तुम्हारा किसके बराबर, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 के बराबर। अब ये 90 डिग्री पे, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 2√2, तो 2√2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा। अब बात करते हैं 92 का। अ बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, एक बॉल जो है वो रोल कर रहा है बिना स्लिप किए, ठीक है। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास इज के। अब रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है बॉल की अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज के, passing through the center of mass is k. If the radius of the ball is r, then the fraction of total energy associated with its rotational energy is, अरे भाई यहाँ पे तुम पढ़े हो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें k के टर्म में आंसर देना है कि नहीं, तो तुम्हें बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, है कि नहीं, बिल्कुल। तो क्या करोगे इस केस में, तुम बीटा की वैल्यू निकालोगे, तो चलो बीटा की वैल्यू निकालते हैं। एक बॉल है, रोल कर रहा है विद तो बॉल को एक मास क्या माने 2/5 तो मान नहीं सकते, तो देखो यहाँ पे देख लो mr² इज इक्वल्स टू mk² कहूँगा ना, बीटा mr² इज इक्वल्स टू mk² कह दूँगा, तो m से m गया, तो बीटा इज इक्वल्स टू k² अपॉन r² होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा k² अपॉन r² अपॉन में r² प्लस k² अपॉन में r² से r² कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये बचेगा k² अपॉन r² प्लस k²। देखते हैं यही होगा क्या, k² अपॉन r² प्लस k²। तो थर्ड ऑप्शन पे टिक लगाते हैं, आखिरी में हम सब चेक भी करेंगे, अभी जो करना है हम कर लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सवाल है, बहुत अच्छा है। चलिए अब लगाते हैं किसको, इसको लगाते हैं 93 को। इफ़ अ स्फीयर इज़ रोलिंग, अगर एक स्फीयर रोल कर रहा है तो द रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गिवन इज, तो ये होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अरे तुमको पता चल रहा है ये कैसे बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आ रहा है। टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² अपॉन 1 प्लस बीटा, और ये होता है टोटल। कैसे टोटल आता है, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल के बराबर जो होता है वो 1/2 mv² होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी वो रोटेशनल के बराबर होता है वो 1/2 m बीटा mv² होता है। तो बस यहाँ से आ जाता है, तो जब तुम डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। तो एक स्फीयर जो है वो रोल कर रहा है, द रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज़ गिवन बाई, तो रोटेशनल एनर्जी का रेशियो अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो कौन सा है, एक स्फीयर है, सॉलिड है कि क्या है भाई, ये तो मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ।
मेरे ख्याल से सॉलिड ही होगा, अगर स्फेयर दिया है तो सॉलिड ही हम मानेंगे। तो 2/5 अपॉन ये हो जाता है 7/5 होता है, तो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, 5 से 5 कटेगा, ये हो जाएगा 2/7 है क्या? बिल्कुल यहाँ पे दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 94 क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं। एक यूनिफॉर्म थिन रिंग है जिसका मास 0.4 kg है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ लीनियर वेलोसिटी 10। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज, तो ये होता है हाफ mv² 1 प्लस बीटा। देखो रोलिंग जहाँ पे बोल दिया रोल्स, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल का तो रहेगा है हाफ mv², और उसमें रोटेशनल का यानी हाफ mv बीटा² जरूर आ जाएगा, हाफ बीटा mv² जरूर आ जाएगा। तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते तो हाफ इंटू मास दे रखा है 0.4 यानी 4/10 मैं कह सकता हूँ। v² की जगह मैं 100 लिख देता हूँ। बिल्कुल यहाँ पे 1 प्लस बीटा यानी कि 2, बीटा की वैल्यू यूनिफॉर्म रिंग के लिए 1 होती है ना, तो 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 मैं काट देता हूँ और यहाँ जाएगा 40 आएगा, 40 जूल आ गया, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 4 × 10⁻, अरे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या बात है भाई, यही तो बात है। हाफ m 4/10 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो 10/100 लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 100/1000 इंटू का 2, तो ये हो जाएगा, ये कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हो जाएगा 4 × 10⁻³ जूल, 4 × 10⁻³ जूल, 4 × 10⁻³ जूल, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, किसको लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 95, इफ़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 50% है ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी देन द बॉडी इज़। तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पे बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, 50% है टोटल काइनेटिक एनर्जी का, तो देन द बॉडी विल बी, तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये एक रिंग है, 1/2 हो जाएगा, यानी 2 बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा, यानी कि बीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया है, यानी कि ये एक रिंग है। अच्छा 96 नंबर देख लेते हैं, जो कि वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 96 नंबर कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ रेडियस r and mass m in is rolling horizontally without slipping with speed v. It then rolls up a hill to the maximum height h is equals to this. The body might be, एक बॉडी है जिसका रेडियस r है और मास m है, वो रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टली, कहाँ तक? विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है, ठीक है, स्लिपिंग विथ स्पीड v. इट रोल दैन द हिल ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, बिल्कुल शानदार सा एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे सीधा लगेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा mgh, यानी m इंटू जी इंटू एच की वैल्यू दे रखी 3v²/g, 4g, 3v² अपॉन में 4g इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m, क्या दे रखा है? m दे रखा है तुम्हारा मास m इंटू v², हाफ m इंटू v², 1 प्लस बीटा हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल। अच्छा v² से v² निकल लिया, g से g निकल लिया, m से m निकल लिया, तो ये मेरे पास आ गया 3/4 इज इक्वल्स टू 1/2, 1 प्लस बीटा। अच्छा यहाँ से मैं 2 से ये निकाल लिया, तो 3/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। तो चाहे तो ये सॉलिड सिलेंडर हो सकता है या फिर ये एक डिस्क हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखते हैं क्या है। तो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क, तो देखो यहाँ पे आ गया अपने पास एक डिस्क को हम टिक कर देंगे। काफ़ी बढ़िया सा सवाल था, अच्छा सवाल था। चलिए अब देखते हैं किसे।
अब हम देखते हैं किसके 97 को से लेके अब 107 तक लगाना है। काफ़ी 10 क्वेश्चन है केवल। चलो देखते हैं। अ डिस्क रोल्स डाउन अ प्लेन ऑफ लेंथ एल। एक डिस्क है जो रोल कर रहा है डाउन अ plane of length l and inclined at angle theta without slipping. Its velocity on reaching the bottom will be okay, बॉटम पे रीच करते ही उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है। देखो ये एक दिया है, ये थीटा है और ये एच है, ये तुम्हारा एल लेंथ का है। तो ये बताओ ये सामने वाला कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू एल का साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल ये हो जाएगा एल का साइन थीटा। एक डिस्क रोल डाउन अ प्लेन ऑफ लेंथ एल एंड इंक्लाइंड एट थीटा विदाउट स्लिपिंग यानी रोलिंग मोशन कर गया। द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम इज, डिस्क है ठीक है, तो याद रखे रहना ये जगह एम जी एच यानी कि एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर 3/2। 1 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 आएगी। बिल्कुल, तो अब देखो यहाँ से एम निकाल दो सबसे पहले और यहाँ ला दो 4g साइन थीटा इज इक्वल अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू रूट के अंदर में 4g साइन थीटा अपॉन में 3 ला दो, तो ये हो जाएगा 4g साइन थीटा अपॉन में 3। ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो अब देखते हैं किसे। तो अ स्फेरिकल शेल एंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी। एक स्फेरिकल शेल है और एक सॉलिड सिलेंडर है, वो रोल्स कर रहा है सेम इंक्लाइंड प्लेन पे, यानी थीटा वीटा की वैल्यू सब सेम हो जाएगा। तो जो रेशियो का एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन का तुम्हें फॉर्मूला मुझे पता होगा, तुम्हें पता होगा मेरे ख्याल से, ये होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अच्छा, अगर मैं डिवाइड करूँगा ना तो क्या बचेगा, केवल वो है 1 प्लस बीटा, यानी 1 प्लस बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा हो जाएगा। तो देखो क्या क्या पूछा है, सॉलिड स्फेरिकल शेल एंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस। अगर एक स्फेरिकल शेल है एंड सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस सेम है, तो उसका एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा है। तो देखो स्फेरिकल शेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस 2/5 हो जाएगा, तो 7/5 अपॉन में क्या लिखेंगे, सॉलिड सिलेंडर है, अगर क्या है सॉलिड सिलेंडर तो होता है 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इधर, ये हो जाएगा तुम्हारा इधर, ये हो जाएगा तुम्हारा 14/15 आना चाहिए। 14/15, 15/14 आ गया क्या। वन प्लस बीटा टू 7/5 हो जाएगा और 2/5 7/5 बिल्कुल, और 3/2 15 14। तो ठीक है, वो हो सकता है अलग दिया हो, या स्फेरिकल शेल। अब ये है क्या, अगर स्फेरिकल शेल मैं जैसे सॉलिड स्फेयर को मान रहा हूँ तो ये होगा, तो यही सही है। चलो देखते हैं। अ रिंग टेक टाइम t1 एंड टाइम t2 फॉर स्लाइडिंग डाउन एंड रोलिंग डाउन एट इंक्लाइन। एक रिंग है जो कि टाइम ले रहा है टाइम t1 और टाइम t2 फॉर स्लाइडिंग डाउन एंड रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ l respectively for reaching that bottom. The ratio of t1 rate and t2 is। एक रिंग है, वो टाइम ले रहा है कितना t1 और t2 फॉर स्लाइडिंग डाउन एंड रोलिंग। तो देखो एक सबसे पहले एक यहाँ पे इंक्लाइन बनाओ, एक रिंग बनाओ। अब यहाँ पे आ जाए जी साइन थीटा। यहाँ पे देखो टोटल लेंथ, अरे अब देखो यहाँ पे टोटल हाइट जो थी वो h थी, यहाँ पे भी h होगी। इसको मैं कह सकता हूँ, ये हो गया अगर तुम्हारा प्लेन l है तो इसको मैं कहूँगा l का साइन थीटा, और ये भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा।
तो ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। अभी स्लाइड करके आ रहा है तो भाई साहब इसमें तुम्हारा रोटेशनल का काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। यस, क्या मैं सही जा रहा हूँ? मेरे ख्याल से मैं सही जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से ये गया 2gl साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट के अंदर इक्वल्स टू v², सॉरी v आ रहा है, v की वैल्यू मेरी √2gl साइन थीटा आ रही है। हाँ ओके, v आ गई, टाइम निकाल देते हैं। तो v इज इक्वल्स टू a विच इज़ g साइन थीटा इनटू टाइम था, तो ये √2gl साइन थीटा इज इक्वल्स टू g का साइन थीटा इनटू टाइम। तो अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसे तो टाइम इज इक्वल्स टू √2gl साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ, g का साइन थीटा। तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ ये फपंद रहा है काटने को। ये आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू, बिल्कुल, ये टाइम 1 आ गया। अब टाइम 2 क्या होगा? अब इसमें क्या करो, कुछ नहीं करना है तुम्हें कि v इंटू बीटा हो गया, बीटा को भी नीचे भेज दो, है कि नहीं, v² है और बीटा आएगा इसमें बस। तो 2gl साइन थीटा ये जगह तुम्हारा √2gl साइन थीटा अपॉन में बीटा इज इक्वल्स टू v। इसका टाइम पीरियड निकालना है ना, तो इसका एक्सेलरेशन √2l अपॉन √g साइन थीटा। अब इसको मैं क्या है ये बताओ, रिंग है ना, है 1 प्लस बीटा होता है ना, अपॉन 2 करो, 2 से 2 गया तो यह जाएगा √gl साइन थीटा इज इक्वल्स टू v, है कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ से t देखो तो टाइम जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा √gl साइन थीटा अपॉन में g साइन थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा t इज इक्वल्स टू l/√g साइन थीटा। अब मैं इसको क्या करूँ, t2 आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, द रेशियो ऑफ t1 रेशियो टू t2, तो t1 रेशियो t2 कर दूँ तो ये हो जाएगा √2l, अरे भाई यहाँ से रूट कहाँ गया, अपॉन √g साइन थीटा अपॉन में √l अपॉन में √g साइन थीटा, ये हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा मेरे पास कुछ कैंसिल, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा √2l, ये भी है अपॉन में √l, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2l अपॉन में l यानी कि 2:1 आ जाएगा, है यार, बिल्कुल। यहाँ पे 4th ऑप्शन आना चाहिए इसका, काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हाँ, जी साइन थीटा 1 प्लस बीटा होता है ना एक्सेलरेशन, और अगर स्लाइड कर रहा है तो वैसे होगा, और ये कर रहा है तो अपॉन में 2 हो जाएगा। सही है, यही होगा, यही होगा।
लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना चाहिए था। ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर गया है, तो मेरे को फॉर्मूला लगा देना चाहिए था ई सी एम इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। किसके लिए? इसके लिए लगाना चाहिए था T2 के लिए। बाकी T1 के लिए तो मुझे पता ही था, T1 के लिए इतना तो करना ही पड़ता। ठीक है, कोई नहीं, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम रेस्ट। एक सॉलिड स्फीयर है जो कि रोल कर रही है डाउन एन इंक्लाइंड फ्रॉम रेस्ट, एंड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ सेम मास इज ऑल्सो स्लिपिंग डाउन साइमल्टेनियसली फ्रॉम रेस्ट ऑन अ सिमिलर स्मूथ। तो कौन पहले रीच करेगा ये हमें बताना है। तो अगर मैं बताऊँ ना भाई, तो स्फीयर ज़्यादा पहले पहुँचेगा। ठीक है, तो क्यों पहुँचेगा ये तुम्हारे सवाल में सवाल आना चाहिए, क्योंकि तुम इसका एक्सेलरेशन ही देख लो। ए सी एम इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, एंड इसका हो जाएगा केवल जी साइन थीटा। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक विल रीच द बॉटम फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन कम है, तो अगर एक्सेलरेशन कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा लगेगा। अरे एक्सेलरेशन कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा इसको। चलो अब देखते हैं, जितना करना है हम कर लेते हैं, बाकी फिर तो आखिरी में मैच करना ही है, मैच कर लेंगे। देखो कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर एंड डिस्क ऑफ द सेम मास एंड द सेम डायमीटर टू रोल डाउन थ्रू द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। कुछ नहीं करना है तुम्हें यहाँ पे, बस एक चीज़ करना है। क्या करना है कि देखो डिस्टेंस भी सेम है, एंगल भी सेम है, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो कुछ नहीं, केवल 1 प्लस बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा कर देना है तुम्हें। यही करना है। तो देखो अगर मैं बताऊँ तो देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द यूनिफॉर्म रॉ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का हो जाएगा 1 प्लस बीटा यानी 7/5 हो जाएगा, अपॉन में एंड अ डिस्क ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस यानी 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14/15 14/15 हो जाएगा। अरे 15/14 क्यों आ रहा है? मेरा उल्टा रेशियो आ रहा है, 14:15 या 15 रेशियो, ये क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? उसको मैं देखता हूँ ज़रा, एक बार सर से पूछ लूँगा। A body of mass m slides down an incline and reach the bottom with velocity v if the same mass were in the form of, अरे भाई तुम ही वही सोच लो, चलो ठीक है। A body of mass m slides down an incline and reach the bottom with velocity v if the same mass were in the form of ring which rolls down the incline, the velocity of the ring at the bottom would have been। ठीक, कोई बात नहीं, बहुत सरल सवाल है। तो देखिए ज़रा, कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वो स्लाइड कर रहा है डाउन एन इंक्लाइन और रीच कर रहा है बॉटम। एक बॉडी है यानी कि एक कोई भी पॉइंट बॉडी है, तो उसका तो बीटा की वैल्यू कुछ नहीं होगा, 1 हो जाएगा। और इसके लिए भी बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अरे स्लाइड्स डाउन है, ओ माय गुडनेस, स्लाइड डाउन है, रोल नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा mg h होगा कुछ, mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। v से पहुँचेगा तो ये हो जाएगा m से m गया 2gh इज इक्वल्स टू v², v इज इक्वल्स टू √2gh।
ये आ गया अपना। अब देखो क्या कह रहा है कि इफ़ द सेम मास फॉर्म इन द रिंग विच रोल्स द इंक्लाइन द वेलोसिटी ऑफ द रिंग एट द बॉटम वुड बी। तो वही है फिर से एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस बीटा यानी 2 से 2 गया, यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एच, वी इज इक्वल्स टू रूट जी एच वी डैश। अब मैं डिवाइड कर दूंगा वी डैश अपॉन में वी इज इक्वल्स टू रूट जी एच अपॉन में रूट 2 GH, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, वी डैश अपॉन वी इज इक्वल्स टू जी एच अपॉन में 2 GH, ये गया और ये जगह वी डैश इज इक्वल्स टू वी बाई 2, हाफ की वेलोसिटी से पहुंचेगा। अरे वी बाई रूट 2 आएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, देखो भाई क्या है कि ये इसको जब तुम अपॉन में रूट 2 कर दोगे तो रूट टू कट जाएगा, v इज इक्वल्स टू रूट जी एच ही बचेगा, यानी कि v बाई रूट 2 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। यानी मैं डिवाइड सही नहीं किया हूँ, बताओ गाइस। हाँ v डैश तो अपॉन में v इक्वल्स टू रूट 2 GH, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तो v डैश अपॉन में v इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2, वी डैश इज इक्वल्स टू v बाई रूट 2 आ जाएगा। ठीक है। वन स्फीयर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये भी काफ़ी सरल ही क्वेश्चन होगा। बढ़िया क्वेश्चन है सर। चलो देखते हैं। कह रहे हैं कि जब एक स्फीयर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, वो रोल डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, द परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी विच इज़ रोटेशनल इज अप्रोक्सीमेटली। तो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, यानी कि बीटा 2/5 अपॉन में 7/5, ये जगह तुम्हारा 10/35 इंटू का कर दो 100, ये हो जाएगा तुम्हारा 7, ये हो जाएगा तुम्हारा 20, ये जाएगा तुम्हारा 200/7। तो 200/7 कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 14 7 7 7 8 56 28 28। तुम्हें देख लो 200 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 14, 6 0 7 8 56, 4 पॉइंट लेगा तो 28 आ गया। अब देखो, अब काफ़ी बढ़िया से 4 सवाल बाकी हैं केवल। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट टू रोल एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू। जब एक बॉडी जो है स्टार्ट करती है रोल इंक्लाइन में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? ट्रांजिशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो सेकंड ऑप्शन सही है। अच्छा, एक और थ्योरी वाला ये भी है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास। थ्योरी वाला पहले देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिलेंडर रोलिंग डाउन द स्लोप विदाउट स्लिपिंग। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या ट्रू होगा अगर एक सिलेंडर जो है वो रोल कर रहा है डाउन द स्लोप बिना स्लिपिंग के, यानी सरकने के, यानी रोल कर रहा है। इट्स मैग्नीट्यूड चेंज बट द डायरेक्शन रिमेन सेम। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज होता है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंज, ओनली द डायरेक्शन इज चेंज। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू में क्या बदलाव आएगा? देखो, मैग्नीट्यूड तो बदल रही है, मैग्नीट्यूड तो पक्का बदल रहा है, मैग्नीट्यूड में तो पक्का यकीनन बदलेगा।
लेकिन डायरेक्शन कैसे बदलेगा? देखो तो देखो इसका अगर 106 का देखो ना, तो मेरे ख्याल से अगर देखें तो रोल करके आएगा, इसका आई ओमेगा होगा, नीचे आएगा तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया। ओमेगा कहाँ लग रहा है? ओमेगा कहाँ लग रहा है बताओ? तो ओमेगा अभी भी यहीं लग रहा है ना। ओमेगा तो पहले लग नहीं रहा था, लेकिन अभी भी यहीं लग रहा है। तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज मेरे ख्याल से होगा, या फिर इसमें भी कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्शन वाला अभी थोड़ा सोच नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अभी देख लेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है कि अ सॉलिड सिलेंडर of mass m and radius r rolls without slipping down an inclined plane of length l and height h. What is the speed of center of mass when the cylinder reaches its bottom? सेंटर ऑफ मास का हमें स्पीड बताना है जब वो रीच करेगा बॉटम पे। ठीक, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। तो चलिए बताते हैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, स्पीड जब ही नीचे आएगा। ठीक है, उसमें भी तो कन्वर्ट होगा ही। तो मैं क्या करूं? कुछ भी हो सकता है इसमें, तो तुम ही सोचो। वेलोसिटी निकालनी थी, वेलोसिटी निकालेंगे, बिल्कुल यही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास है, ठीक है, बस इतना ही अपने लिए काफ़ी है। तो ये हो जाएगा mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv² 1 प्लस बीटा यानी कि 3/2। ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3 ये जा gh इज इक्वल्स टू v², v इज इक्वल्स टू रूट के अंदर में 4/3 gh है क्या कहीं? बस यही हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा इसको देख लो, अ स्फेयर ऑफ डिस्क ऑफ सेम रेडी, ये कर रहा हूँ मैं, थोड़ा देख लो इसको। कह रहा हूँ कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस जो है वो सेम है, अ स्फेयर ऑफ डिस्क ऑफ सेम रेडी एंड मास आर रोलिंग on an inclined plane without slipping. as and ad are the acceleration and g is the acceleration due to gravity. then which statement is correct? देखो एक स्फेयर है, एक डिस्क है, और एक जिसका रेडियस सेम है और मास जो है वो रोल कर रहे हैं एक इंक्लाइंड प्लेन में बिना स्लिपिंग के। तो क्या है, और तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? acceleration of s is greater than acceleration of d is greater than ag। देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है g sin थीटा 1 प्लस बीटा। अब इसमें बताओ स्फेयर और डिस्क में है किसका ज़्यादा बीटा? तो तुम कहोगे भाई साहब डिस्क का, तो इसी कारण से इसका भी g sin थीटा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, और मेरे ख्याल से ना g तो ज़्यादा रहेगा ही, g तो ज़्यादा रहेगा ही, तो मैक्सिमम g हो जाएगा, फिर as आएगा, फिर ad आएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है ना भाई साहब, ये समझिए कि g sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है। मैंने इंटू 1 प्लस बीटा लिख दिया था गलती से। तो जिसकी वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसका वैल्यू इसका ज़्यादा होगा उसका कम। तो बेसिकली हमने इतना आंसर कर दिया है, और थैंक यू। इसके आंसर को हम मिलाएंगे, और जो गलत रहेगा वो अगला वीडियो इसका आ